गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 10। इसमें जो आपको 3 वीडियो पहले समझाई जा चुकी है। अब जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन समझाया जाएगा जो काफी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना। विकास संबंधी बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल की विवेचना कीजिए या बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के मॉडल की समीक्षा कीजिए। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ, बाजार अर्थव्यवस्था का संबंध अर्थशास्त्र से है। बाजार अर्थव्यवस्था का जो संबंध है धन से संबंधित है, लेकिन इस व्यवस्था को देशों में विकास का आधार बनाया गया। जो आपकी बाजार अर्थव्यवस्था है उसको जो है विभिन्न देशों के अंदर जो है विकास का एक मुख्य आधार बनाया गया है। साधारण शब्दों में बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादन को अपने द्वारा ही निश्चित की गई कीमतों पर बाजार में बेचना। तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है कि जो उत्पादक होते हैं वो जो भी चीज का प्रोडक्ट करते हैं उसको जो है उसके लिए वे एक खुद कीमत निश्चित करेंगे। बाजार के अंदर बेचने के लिए जो है खुद जो है कीमत निश्चित की जाएगी। इस व्यवस्था में उदारीकरण किया जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो है सरकार के द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है। इसे वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इस अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम रूप से यह मॉडल निजीकरण की ओर बढ़ता जाता है। वास्तव में क्या है कि जो ये मॉडल है निजीकरण को प्रोत्साहित करता है, निजीकरण की तरफ जो बढ़ता जाता है। यह मॉडल आर्थिक उदारवाद, प्रतियोगिता, हस्तक्षेप और मांग व पूर्ति की शक्तियों का समर्थन करता है। तो ये मॉडल मुख्य रूप से जो है आर्थिक उदारवाद, आर्थिक सरकार के द्वारा जो है डील, प्रतियोगिता, कंपटीशन, हस्तक्षेप, सरकार का किसी प्रकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो, मांग व पूर्ति की शक्तियों का समर्थन करता है। कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है, यह सारी पावर जो है उद्योगपतियों के पास होनी चाहिए। ऐसी शक्ति का जो ये समर्थन करता है। जिस प्रकार यातायात के साधनों के विकास ने सारे विषयों के परिवार में परिवर्तित कर दिया, जैसे आज जो वैश्वीकरण के माध्यम से यातायात के संचार के साधनों के माध्यम से संसार जो है एक परिवार की भांति, एक गांव की भांति हो गया है। राष्ट्रीय सीमाओं को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय सीमाएं लगभग जो आजकल समाप्त हो गई है। उसी तरह विकास का बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल व्यापार, पूंजी व उद्यमशीलता के क्षेत्र में राष्ट्रीय सीमाओं को समाप्त करने के पक्ष में है। तो जो ये आपका जो बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो जो है पूंजी, व्यापार व उद्यमशीलता के क्षेत्र के अंदर जो है राष्ट्रीय सीमाओं को समाप्त करने के पक्ष में है। यानी कि राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर न होकर ये इंटरनेशनल लेवल पर हो, इस चीज का जो है ये समर्थन करता है। विकास के उपरोक्त मॉडल की विशेषता इस प्रकार है, यानी कि जो आपका बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल है इसकी विशेषता जो है इस प्रकार है। बिक्री के लिए उत्पादन। इस मॉडल की सर्वप्रथम विशेषता यह कि उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए नहीं करता बल्कि बाजार में खरीद तथा बिक्री के लिए करता है। इसकी पहली विशेषता यह है कि जो उत्पादक है वो जो है उत्पादन अपने लिए नहीं करता, खुद के लिए नहीं करता, बल्कि बाजार के अंदर जो है बेचने के लिए जो है किसी भी चीज का प्रोडक्ट करता है। इस तरह उत्पादन की कीमतें मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निश्चित होती है। इसलिए मार्केट के अंदर उसकी क्या मांग है, कितनी पूर्ति है, इसके आधार पर जो है सारी की सारी शक्तियों का जो है निर्धारित किया जाता है। सरकार का विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में बहुत कम योगदान होता है और सरकार का जो है जो चीजें उत्पादन की जाती है इसके द्वारा, उत्पादक के द्वारा जो चीजें बनाई जाती है, प्रोडक्ट की जाती है, उसके अंदर ये चाहता कि सरकार का कम से कम इंटरफेयर हो। मुक्त उद्यम। विकास का यह मॉडल मुक्त उद्यम पर आधारित है, यानी कि इसके ऊपर जो किसी प्रकार का कोई कंट्रोल न हो। इसका अर्थ है कि उद्योग स्थापित करते समय उद्योगपतियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो। इसका मतलब यह है कि जब उद्योगपति उद्योग स्थापित करता है तो सरकार का उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल न हो। उन्हें किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना करने की इजाजत हो, उसे हर तरह के उद्योग स्थापित करने की इजाजत मिले, चाहे उस उद्योग में कितना ही निवेश क्यों न हो, चाहे उस उद्योग के ऊपर कितना ही पैसा खर्च क्यों न हो। अर्थात उद्योग लगाने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
कहने का मतलब है जब उद्योगपति उद्योग लगाता है तो उसे किसी प्रकार का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं हो। यही नहीं, यदि उद्योगपति अब पहले से चल रहे उद्योगों को बढ़ाना चाहे तो नए सिरे से लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाए हुए है और उसको बढ़ाना चाहता है तो उसे भी जो किसी तरह का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि सरकार चाहे तो कुछ उद्योगों को अपने पास रख सकती है। अगर सरकार चाहे तो कुछ उद्योगों को अपने पास रख ले और उसमें निजी उद्यमियों की सहायता प्राप्त कर सकती है। उसके अंदर जो है निजी उद्यमियों को जो है शामिल कर सकती है सहायता के लिए। मुक्त बाजार, बाजार अर्थव्यवस्था की यह विशेषता मुक्त व्यापार की धारणा है। तो बाजार अर्थव्यवस्था की जो ये विशेषता है ये मुक्त व्यापार की धारणा से संबंधित है। मुक्त बाजार का साधारण शब्दों में अर्थ है कि विभिन्न देशों में जो व्यापार होता है। मुक्त व्यापार का जो साधारण अर्थों के अंदर जो अर्थ है वो जो विभिन्न देशों के अंदर जो व्यापार होता है उस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का किसी भी देश के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। मुक्त व्यापार सारे विषयों को एक बाजार समझता है। तो ये मॉडल जो सारे संसार को जो है बाजार समझता है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने की इजाजत होती है। और इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक देश को जो है संसार के अंदर जो है बिना किसी रोक टोक के जो है संसार में व्यापार करने की अनुमति होती है। साधारणतः सभी देश अपने उद्योगों के संरक्षण के लिए व अपनी आय बढ़ाने के लिए आयात निर्यात कर सकते हैं। हर देश व्यापार के माध्यम से अपने देश की आय बढ़ाने के लिए जो है दूसरे देशों के अंदर माल को बेच सकते हैं, मंगवा सकते हैं। लेकिन मुक्त व्यापार इस प्रकार के करों का विरोध करता है। अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाता है व्यापार के ऊपर, तो जो मुक्त व्यापार है जो ये जो है इस प्रकार के जो है टैक्स का विरोध करता है। ऐसे कर उदारीकरण के विरुद्ध है, क्योंकि ऐसे कर जो लगाए जाते हैं वे उदारीकरण के विरुद्ध है। क्योंकि उदारीकरण की मांग है कि कीमतें मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। कीमत जो है मांग और पूर्ति के हिसाब से ही निर्धारित होनी चाहिए। जहां तक संभव हो उसके तट व सीमा शुल्क को भी हटाया जाए। इस मॉडल का यह भी कहना है कि जहां तक संभव हो जो टैक्स लगाए जाते हैं, तटीय टैक्स या सीमा संबंधी शुल्क लगाए जाते हैं, वे भी जो है हटाए जाने चाहिए। विदेशी पूंजी का निवेश, बाजार अर्थव्यवस्था की एक अन्य विशेषता यह है। तो बाजार अर्थव्यवस्था की एक और विशेषता है कि विदेशी पूंजी का निवेश, यानी विदेशों के द्वारा दूसरे देश के अंदर पैसा लगाना। सभी देश, विशेषकर निर्धन देश, चाहते हैं कि उसका विकास हो। हर देश चाहता है, चाहे वो निर्धन है, वो चाहता कि उस देश का विकास हो। विकास के लिए या औद्योगिकरण के लिए विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अगर वो विकास चाहता है तो उस देश के अंदर जो उद्योग धंधे स्थापित होने चाहिए। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो विदेशों का जो वो निवेश करवा सकता है। इसलिए वे विदेशों को देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसलिए गरीब देश जो है विदेशियों को अपने देश के अंदर व्यापार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ शर्तों पर इन देशों में निवेश करती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अमीर राष्ट्रों की जो कंपनियां हैं, इन गरीब देशों के अंदर जो कुछ प्रतिबंधों के साथ जो पैसे निवेश करती है। यह कंपनियां साधारणतः ऐसे उद्योगों में निवेश करती है जिनमें उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे उद्योगों को लगाती है जिनमें उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे की प्राप्ति हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। लाभ की दृष्टि से उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योगों में निवेश करती है। जिन चीजों में ज्यादा बेनिफिट होता है उन चीजों के अंदर जो है ये कंपनियां ज्यादा मतलब निवेश करती है। अब देखिए बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ गुण। लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करती है। जो बाजार अर्थव्यवस्था है इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करती है, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी व उद्योगपति को अपने ढंग से विकास करने की इजाजत होती है। क्योंकि इस व्यवस्था के अंदर हर व्यापारी को, हर उद्योगपति को अपने ढंग से विकास करने की अनुमति मिल जाती है। नई तकनीक, इस मॉडल में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल के अंदर नई नई टेक्निकल का प्रयोग किया जाता है, जिससे औद्योगिकरण और औद्योगिक विकास होता है। इससे नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होती है, नए नए उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। नई तकनीक से देश में रोजगार की वृद्धि होती है। नए नए उद्योग धंधे लगाने से, नई नई टेक्निकल से जो है देश के अंदर जो है रोजगार मिलता है लोगों को। निर्यात में वृद्धि, इस मॉडल में निर्यात व आयात प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार आयात और निर्यात के ऊपर जो टैक्स लगा होता है वो खत्म कर दिया जाता है। उत्पादकों को निर्यात करने का अवसर मिलता है। जो प्रोडक्ट करता है उन्हें जो है दूसरे देशों में माल भेजने का मौका मिलता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इससे जो है देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। संतुलित कीमत,
कीमतों में संतुलन इस मॉडल का सर्वोपरि गुण है। तो कीमतों के अंदर जो संतुलन है इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कोई भी उत्पादक मनचाही कीमत नहीं रख सकता। तो अपने प्रोडक्ट का कोई भी देश जो है मनचाही कीमत नहीं रख सकता। अन्य उत्पादकों की कीमत में संतुलन बना रहे ऐसी कीमत निर्धारित की जाती है। दूसरे देशों की मतलब जो चीज एक मान लीजिए अमेरिका ने प्रोडक्ट किया वही रूस ने भी किया, उधर भारत ने भी किया है, तो इस तरह जो है उसके अंदर संतुलन बना रहे ऐसी कीमत निश्चित की जाती है जो उपभोक्ता को सही लगे और अच्छी लगे, उसी को जो है वो खरीदेगा, जिससे मतलब संतुलन कीमत यानी कीमतों के अंदर संतुलन बना रहेगा। विश्व शांति यह मॉडल सभी तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को समाप्त करने के पक्ष में। तो यह मॉडल जो है सभी तरह के प्रतिबंधों को खत्म करता है। अतः विभिन्न देशों में आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश के अंदर आदान प्रदान होता है। इससे न केवल आयात निर्यात बढ़ता है बल्कि देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ता है। इससे देशों के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान तो बढ़ता ही है, साथ साथ कल्चर का आदान प्रदान भी बढ़ता है, जिससे विश्व शांति एवं विश्व भाईचारे को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे संसार के अंदर शांति होती है, विश्व भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए इस मॉडल के कुछ दोष भी है। इतने गुण होने के बाद जो इस मॉडल के कुछ दोष भी बताए हैं जो इस प्रकार हैं। समाज के लाभ के विरुद्ध, यह व्यवस्था समाज के लाभ के विरुद्ध है। तो ये जो मॉडल है ये समाज के लाभ के विरुद्ध है। इस व्यवस्था में निजी लाभ को ध्यान में रखकर सभी कार्य किए जाते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार निजी लाभ को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य किए जाते हैं। उद्योगपति उत्पादन करते समय निजी लाभ को ध्यान में रखते हैं। उत्पादक जो भी चीज का उत्पादन करेगा, प्रोडक्ट करेगा, उसमें यह देखता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किस में प्राप्त हो रहा है। अतः केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। प्रोडक्ट कर्ता के द्वारा उन्हीं चीजों का उत्पादन किया जाता है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इस तरह समाज के लाभ की उपेक्षा की जाती है। इस तरह इस मॉडल के अंदर समाज के लाभ की उपेक्षा की जाती है और निजी लाभ को महत्व दिया जाता है। आय व धन की असमानता, विकास का यह मॉडल आय व धन की असमानता की ओर ले जाता है। यानी कि विकास का जो ये मॉडल है इससे जो है आय और धन की असमानता बढ़ती है, क्योंकि उद्योगपति केवल कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। क्योंकि इस मॉडल के माध्यम से उद्योगपति बहुत कम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। उद्योग कुछ ही प्रांतों में लगाए जाते हैं और कुछ गिने चुने प्रांतों के अंदर जहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है वहां ये जो है उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उद्योगों को केवल पहले से ही विकसित प्रांतों में लगाती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, दूसरे देशों कंपनियां हैं, वो इन उद्योग धंधों को केवल उन्हीं प्रांतों में लगाते हैं जहां पर वे पहले से उद्योग धंधे विकसित हों। पिछड़े हुए प्रांतों में किसी प्रकार के उद्योग धंधों को नहीं लगाया जाता। जो पिछड़े हुए प्रांत है उस देश के, उनके अंदर जो ये कंपनियां उद्योग धंधे नहीं लगाती है। अतः यह क्षेत्रीय असंतुलन को पैदा करता है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हर दृष्टि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। और जो ये असमानता है वो हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हानिकारक होती है। बेरोजगारी को दूर नहीं करता। विकास के इस मॉडल के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि यह रोजगार उत्पन्न करता है। तो यह कहा जाता है कि जो ये मॉडल है रोजगार देता है लोगों को, क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रवेश करती है तो अधिक रोजगार प्रदान करने के वायदे करती है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश के अंदर प्रवेश करती है उस समय सरकार भी और कंपनी ये कहती है कि बहुत लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा। नवोदित राष्ट्र इस लालच में फंस जाते हैं। जो नए राष्ट्र हैं वे जो है विदेशों का निवेश कर लेते हैं और इस लालच के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन जब यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ही देशों में बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं कर पाई तो वह विदेशों में बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात इनकी यह है कि इस मॉडल की यह कंपनी अपने देश के अंदर लोगों को रोजगार नहीं दे पाती है, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाती, तो दूसरे देश के अंदर कैसे जो है बेरोजगारी दूर करेगी। यह विचारणीय पर्सन है, यह विचार करने योग्य पर्सन है कि ये कंपनियां उस गरीब देश के अंदर लोगों को रोजगार देकर बेरोजगार दूर करेगी या नहीं करेगी। सांस्कृतिक पतन, इस मॉडल में विदेशी संस्कृति का भी आयात होता है। तो जो ये मॉडल है इसके माध्यम से विदेशी कंपनियां किसी दूसरे देश के अंदर उद्योग धंधे लगाती है तो इससे कल्चर का भी आयात होता है जो स्थानीय संस्कृति के विपरीत होता है और वहां की कल्चर को जो वो नष्ट करता है। नई पीढ़ी को टीवी व इंटरनेट का विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। नई जनरेशन को जो है विदेशों की नई नई चीजें देखने को मिलती है इंटरनेट के माध्यम से,
जो आपका टीवी के माध्यम से जो युवा वर्ग को सांस्कृतिक पतन की ओर ले जाते हैं, और ये कार्यक्रम इंटरनेट के युवा पीढ़ी को जो है पतन की ओर ले जाते हैं। भारत के विषय में बिल्कुल सच है, और ये बात भारत के विषय में बिल्कुल सही है। विदेशी टीवी कार्यक्रम ने भारतीय संस्कृति पर भारी आक्रमण किया है। तो विदेशी जो कल्चर है, विदेशी जो सांस्कृतिक है, जो टीवी कार्यक्रम है, उनके माध्यम से जो भारतीय संस्कृति का बहुत अधिक पतन हुआ है। भारतीय नौजवान अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं। हमारे देश के नौजवान युवा पीढ़ी जो अपनी कल्चर को भूलते जा रहे हैं और विदेशी कल्चर का जो है लगातार अनुसरण करते जा रहे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, इस मॉडल की सबसे बड़ी हानि है कि इसका अंतिम रूप राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर बढ़ जाता है। तो इसका सबसे बड़ी हानि है कि जो इस मॉडल का जो अंतिम रूप है वो राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर बढ़ता है। प्रारंभ में इन कंपनियों का उद्देश्य केवल आर्थिक ही होता है। आरंभ के अंदर इन कंपनियों का जो पर्पज होता है वो आर्थिक लाभ कमाना होता है, लेकिन धीरे धीरे उनका यह उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक उद्देश्य से राजनीतिक उद्देश्य की तरफ जो ये परिवर्तित हो जाता है। ये कंपनियां राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लगती है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब देशों की आर्थिक जो राजनीतिक गतिविधियां उनके अंदर इंटरफेयर करने लगती है। इसका उदाहरण ईस्ट इंडिया कंपनी का दिया जा सकता है, और इसका हम उदाहरण जो दे सकते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दे सकते हैं। यह कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई थी और बाद में भारत पर शासन करने लगी। फॉर एग्जांपल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के अंदर शासन मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से आई थी, व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन बाद में जो उसने भारत पर काफी लंबे समय तक जो है शासन किया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये मॉडल जो है इसके जो है कुछ गुण भी है, कुछ अवगुण भी है। अगर इस व्यवस्था को देखा जाए, इंटरनेशनल व्यवस्था को देखा जाए, तो ये मॉडल जो है बिल्कुल सही है। अगर कल्चर की दृष्टि से देखा जाए तो इसके अंदर जो है कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका जो आज लेसन 10 पॉलिटिकल साइंस के अंदर +1 में जो है लेसन 10 कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चों ने इसको जो अच्छी तरह से सुनना है और याद करना है। धन्यवाद।